हेलो गर्ल्स, आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह बीएससी सेकंड ईयर पेपर थर्ड यूनिट सेकंड के अंतर्गत कम्युनिटी इकोलॉजी कम्युनिटी इकोलॉजी में हम सबसे पहले कम्युनिटी इकोलॉजी की परिभाषा को समझते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी किसे कहेंगे? जैसा कि नाम से पता है, कम्युनिटी यानी समुदाय, और समुदाय में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। और इकोलॉजी यानी एक विशेष वातावरण के लिए। तो परिभाषा होगी, एक ही वातावरण के प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले जीवों अर्थात प्लांट्स एंड एनिमल्स के समूह को जैविक समुदाय बायोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। ये इसकी जनरल परिभाषा है। अब हम इसके सामान्य लक्षण, जैविक समुदाय के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण है समुदाय की उत्पत्ति। समुदाय की उत्पत्ति, वैसे जैविक समुदाय में अलग अलग भौगोलिक वातावरण अलग अलग तरीके से होता है, तो वहाँ के लक्षण विशेष प्रकार के होते हैं। विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, फिर भी सामान्य लक्षण सभी जैविक समुदायों में पाया जाता है। इसलिए पहला सामुदायिक सामान्य लक्षण है समुदाय की उत्पत्ति, अर्थात इसके अंतर्गत हम जीवों की भांति समुदाय के भी विकास की प्रक्रिया को देखते हैं कि समुदाय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, समुदाय कैसे उत्पन्न हुआ। सेकंड देखते हैं हम इसकी विकास की प्रक्रिया को, कि उत्पत्ति के बाद में इस समुदाय का विकास डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसी क्रम में हम तीसरा गुण देखते हैं वृद्धि, कि समुदाय ने अपनी संख्या में वृद्धि किस प्रकार से की। नेक्स्ट देखते हैं समुदाय परिपक्वता। जब समुदाय अपनी मैच्योरिटी पे आता है तो वह परिपक्वन दर्शाने लगता है। नेक्स्ट है स्थायित्व की दशा। अब समुदाय परिपक्व अवस्था में आने के बाद में एक स्टेबिलिटी कंडीशन में आता है, स्थायित्व को धारण करता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर प्रजनन के माध्यम से चरम सीमा। हर अवस्था की एक चरम सीमा होती है, इस समुदाय की भी चरम सीमा होती है। तो प्रजनन के माध्यम से अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं और अंतिम लक्षण है मृत्यु। इस प्रकार एक जीव की तरह ही एक समुदाय का भी पूरा प्रोसेस होता है। समुदाय की उत्पत्ति से समाप्ति तक की ये पूरी प्रक्रिया में हजारों वर्ष लग जाते हैं। प्रत्येक समुदाय उत्पन्न होता है, फिर वह विकास की प्रक्रिया में जाता है, वृद्धि को दर्शाता है, परिपक्वन को दर्शाता है, प्रजनन की क्रिया द्वारा चरम सीमा को प्राप्त करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। इस प्रकार किसी भी जैविक समुदाय के ये सामान्य लक्षण होते हैं। अब हम जैविक समुदाय के विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन करेंगे। जैविक समुदाय के विशिष्ट लक्षण निम्न प्रकार से हैं। पहला लक्षण है तनाव क्षेत्र इकोटोन।
इकोटोन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट है, पारिभाषिक रूप से भी पूछे जाते हैं। दो समुदायों के बीच का जो क्षेत्र होता है वह इकोटोन कहलाता है, तनाव क्षेत्र कहलाता है। इसको ट्रांजिशन फील्ड भी कहा जाता है, संक्रमिका भी कहा जाता है। यहाँ पे कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती है और ये ऐसा फील्ड होता है जो दोनों समुदायों को निरूपित करता है। इस क्षेत्र में दोनों समुदायों के जीव एक साथ पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को बोलते हैं तनाव क्षेत्र, अर्थात जहाँ पर दोनों समुदाय मिलते हैं, दो अलग अलग जैविक समुदाय मिलते हैं, तो उनके मिलने का जो कॉमन एरिया होता है जिसमें दोनों समुदाय के जीव रहते हैं वह तनाव क्षेत्र कहलाता है। आ गया समझ में? अच्छा, नेक्स्ट है सामुदायिक स्त्रीकरण, कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन। जैविक समुदायों में विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत सामुदायिक स्त्रीकरण प्रकृति प्रदत्त ऐसा गुण है जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे कोई उष्णकटिबंध का जंगल है तो आप देखोगे कि इसके अंतर्गत कुछ जातियां पृथ्वी के तल पर रहती है नीचे। उसके बाद कुछ प्राणी छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में बड़े होते हैं। फिर कुछ जाति समूह के थोड़े उससे बड़े पेड़ पाए जाते हैं और फिर कुछ बड़े घने पेड़ पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये स्त्रीकरण होता है कि जैसे पहले घास फूस की तरह बिल्कुल तल के पौधे, फिर उससे थोड़े बड़े शाकीय पौधे, फिर झाड़ी वाले पौधे, फिर वृक्ष टाइप के पौधे। इस प्रकार ये स्त्रीकरण क्षैतिज भी हो सकता है और ये लॉन्गिट्यूडनल लंबवत भी हो सकता है। जैव समुदाय में इस प्रकार के विभाजन को सामुदायिक स्त्रीकरण कहा जाएगा, कहते हैं, और ये प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तुल्य, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। थर्ड पॉइंट, पारिस्थितिकी तुल्य हम कहेंगे कि जब दो अलग अलग भौगोलिक दृष्टि से दो अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले जीव समान परिस्थिति में रहे। एक बार फिर बताता हूँ मैं तुम्हें, इसको इस तरह से समझो। ऐसे जैव समुदाय जो समान पारिस्थितिक स्थितियों में रह सकते हैं किंतु भौगोलिक रूप से अत्यंत दूर हो, मतलब जिस प्रकार का वातावरण अपने बारा में पाया जाता है उसी प्रकार के वातावरण का किसी यूपी के दूसरे ज़िले में पाया जाना। अब भौगोलिक रूप से बारा यहाँ है, यूपी का कोई ज़िला वहाँ है, लेकिन यहाँ का वातावरण, यहाँ की पारिस्थितिक स्थितियाँ वहाँ के पारिस्थितिक स्थितियों से समान होगी, तो इसको कहेंगे पारिस्थितिकी तुल्य, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। अर्थात भौगोलिक रूप से अलग अलग लेकिन पारिस्थितिक रूप से समान प्रकार के जैव समुदाय पारिस्थितिक तुल्य कहलाते हैं। ठीक है, ये होता है पारिस्थितिकी तुल्य। हम इस तरह के और भी उदाहरण ले सकते हैं पारिस्थितिकी तुल्य वाले, जैसे उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली घास की जातियाँ ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाई जाने वाली घास की जातियों से भिन्न होती है और दोनों ही अर्ध शुष्क वन श्रेणी के वन हैं, किंतु दोनों जगह अलग अलग जाति की घास मिलती है। मतलब पारिस्थितिक स्थितियाँ समान हैं लेकिन भौगोलिक रूप से अलग अलग जगह पर पाई जाती है और दोनों समुदायों में जो उत्पादक की भूमिका है वह घास ये पादप ही निभा रहे। ठीक है ना। इसी तरह हम जंतुओं के लिए लेते हैं तो घास चढ़ने वाले जंतु अमेरिका में तो जंगली भैंस हैं,
जबकि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के कंगारू मिलते हैं और इनमें भिन्नता है, लेकिन पारिस्थितिक तंत्रों में इनका स्तर, प्रकृतिवाद, प्रकार्य सब एक तरह से समानता लिए हुए हैं क्योंकि शाकाहारी है। अतः इकोलॉजिस्ट ईपी ओडम ने पारिस्थितिकी तंत्रों में जीवों की प्रकार्यता को क्रियाशील निकेत की संज्ञा दी। ओडम का मानना है कि आवास स्थल तो प्रकृतिवास है तथा उसकी कार्यशीलता उनका व्यवसाय माना जा सकता है। समझे आप? ओडम ने क्या कहा? किसी जीव का आवास स्थल प्रकृतिवास माना जाता है, अर्थात नेचुरल आवास को वास स्थान कहेंगे, लेकिन उसकी जो कार्यशीलता है वह उसका बिजनेस व्यवसाय माना जाएगा। अपने लिए भी बोल सकते हैं, अपन जहाँ रहते हैं वह अपना आवास है, लेकिन अपन जो कार्य करते हैं, अपना जो कार्य है वह क्या कहलाता है? व्यवसाय। ठीक है। नेक्स्ट है विविधता, डाइवर्सिटी। जैव समुदाय का मूलभूत लक्षण संगठनात्मक संरचना की विविधता होता है। सामुदायिक विशेषताओं के निर्धारण हेतु जो आधार मुख्य रूप से माने गए उनमें भोजन है, सामाजिक संबंध है, प्रजनन है, आवर्तिता है, गतिविधियाँ, स्तरीकरण, अन्य जैविक तथा तात्कालिक क्रियाएं समावेशित होती है। नेक्स्ट है जीव संख्या स्थिरीकरण, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, जीव संख्या स्थिरीकरण। जीव संख्या की जैव समुदाय में स्थिरता का पाया जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो ऑटोमेटिकली रेगुलेट होती है, क्योंकि एक समुदाय में जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बना रहता है। समुदाय में जंतु भ्रमण करते रहते हैं, इसके साथ ही उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, आखिर शिकार कर लिया जाता है। आहार की दृष्टि से भी जीवों की संख्या में कमी आती रहती है, किंतु प्रकृति में प्रजनन तथा दूसरे स्थान से जीवों के आने के कारण जीव संख्या वापस स्थिर भी हो जाती है। इस प्रकार जीव संख्या स्थिरीकरण भी समुदायों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। कल ये वाला चैप्टर भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और दो कैरेक्टर इसके बचेंगे और बाकी इधर। तो गर्ल्स स्टडी करो और रेगुलर धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो अपना सिलेबस टाइम पे पूरा कर पाओगे। सभी गर्ल्स से मेरा तो यही मानना है, ये आपके नोट्स है। इस कोरोना काल में जो आपको पढ़ने में 100% हेल्प करेंगे। बाकी वीडियो जो डाला जाता है उसको ध्यान से सुनो, रिपीट कर कर के सुनो, अच्छे से आराम से पकड़ में आएगा। और साथ में जो पीडीएफ डालता हूँ उस पीडीएफ को भी आप अच्छी तरह से घर पे नोट्स बना लेना या फिर उसकी फ़ोटोकॉपी, लेकिन फ़ोटोकॉपी से बड़े आप स्वयं अपने हाथ से लिखो, क्योंकि मैं भी तो लिख रहा हूँ ना इनको हाथ से, तो आप भी लिख सकते हो। इसी के साथ सभी गर्ल्स को थैंक यू गर्ल्स।